नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए पर्यावरण का अगला प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और पूरा प्रैक्टिस सेट अवश्य देखें। बहुत ही मदद मिलेगी आपको इस प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा, आंसर बी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है। प्रचलित हवाओं से चलती है, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा चलती है, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण चलती है। यह डी आंसर सभी विकल्प सही है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी। इसमें सारे ही विकल्प जो है सही है। जो गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं चलती है वो प्रचलित हवाओं के द्वारा भी चलती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चलती है और समुद्र जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण चलती है। तो आंसर डी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़कर नीचे कृषि का आपको प्रकार बताना है कि कृषि कौन से प्रकार की है। पहले आप अच्छे से इसको पढ़ लें, जल्दी पढ़ लें। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। ये किस ढंग की कृषि है, किस प्रकार की खेती है, इसका आपको पहचान करना है। तो पढ़िए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसी भी खेत में एक फसल बो देने के बाद उस फसल को काटने के पश्चात खेत होता है उसको खाली छोड़ दिया जाता है कुछ वर्षों के लिए। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। वो राख क्या करती है? भूमि को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, ठीक है, सिर्फ उसको खोदा जाता है, उसकी हकाई वगैरह नहीं की जाती है और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। उस भूमि पर क्या जो भी अनाज बोया जाता है वो उस पर फेंक दिया जाता है। तो वो कौन सी खेती है? खेती का आपको प्रकार बताना है। ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें अब ये बताना है आपको कौन सी खेती है। उसको सिंचाई खेती कहते हैं, सहकारी खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा कमेंट कीजिए जल्दी, क्या होगा इसमें। आपका जो सही आंसर है वो है सी, उसे हम झूम खेती कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की जो कतारें होती है उनके बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? एक ऐसा खेत रहता है, जैसे कि ये खेत है, ठीक है, ये पेड़ 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 है। इसके बीच में क्या बोई जाती है? फसलें बोई जाती है, ठीक है, यहाँ पर फसलें बोई जाती है। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं, झूम कहते हैं, तोंग्या प्रणाली कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं। तो पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली से कहा जाता है। तोंग्या प्रणाली आपको बता देते हैं। तोंग्या प्रणाली के बारे में आप जान लो। पहली बार आपने नाम सुना होगा ये तोंग्या प्रणाली क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तोंग्या प्रणाली क्या होती है? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की प्रणाली को तोंग्या एवं बर्मी शब्द है। तोंग्या एक बर्मी शब्द है। कहाँ से लिया गया है? तोंग्या बर्मी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती। इसके बारे में
1890 में डॉक्टर ब्रांडिस ने बताया, पेड़ों के बीच बीच में पौधों या फसलों को उगाया जाता है। ये प्रणाली पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। जब पेड़ बड़े या घने हो जाते हैं तो विरल जगह फसल उगाते हैं। झूम कृषि पेड़ों को काट कर करते हैं। ये जंगली क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हमने जाना है तोंगिया प्रणाली के बारे में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो झूम खेती केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में होती है, तमिलनाडु में होती है। तो झूम खेती अधिक जो होती है मेघालय में होती है। झूम खेती कहाँ पर की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेघालय में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है, लाल मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है, जलोढ़ मिट्टी का होता है, लेटेराइट मिट्टी का होता है। तो कौन सी वो मिट्टी है जिसका निर्माण लावा से होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम। यूपी टेट कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 19 दिसंबर 2016 में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। चारों मिट्टियों में से सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसका आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। आंसर आपका इसमें सही है। देखिए ये कब पूछा गया है, यूपी टेट 2 फरवरी 2016 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 14वां। कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। जो कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश प्राप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती, मिट्टी कठोर होती है। तो कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की जो विशेषता होती है वो होती है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में लवण जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। ये कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है। सी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न 15वां। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, अब यहाँ पर एक किसान है वो अपने खेतों में उर्वरक एवं कीटनाशकों का बार बार खाद वगैरह वो डालता है अपनी खेती में। तो बार बार यदि इनका प्रयोग कर रहा है धान की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए ऐसा बार बार वो करता है, तो इससे उसकी मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऑप्शन केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। यदि वो बार बार ये प्रणाली अपनाएगा तो उसकी जो मिट्टी है, उस खेत की जो मिट्टी है वो सिर्फ किसके लिए रह जाएगी, धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। अगला पॉइंट देखिए, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। अगर ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। अगला देखिए, बंजर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट देखिए, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो चारों पॉइंट में से आपको सही कौन सा लग रहा है इसमें बताइए ज़रा। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यदि वो ऐसा बार बार कीटनाशक का प्रयोग करेगा तो उसकी ये जो खेत की जो मृदा है वो बंजर हो जाएगी। सी आंसर आपका इसमें सही है।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में रबी की फसलें हैं। यहाँ पर आपको रबी की फसलें बताना है। तो रबी की फसलें कौन कौन सी है? फसलें 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप जानते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो यहाँ पर आपको रबी की फसल बताना है। तो रबी की फसल कौन कौन सी है, यहाँ ये बताना है आपको। तो अपना दिमाग लगाएं और बताएं यहाँ पर रबी की फसल कौन सी है। धान, चना, गेहूँ, मक्का, मक्का, धान, चना, गेहूँ। अब रबी की फसलें अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि खरीफ की जो फसलें होती हैं वो बारिश में बोई जाती है। कब बोई जाती है? बारिश में, ठीक है। और रबी की जो बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि धान है तो ये बारिश में बोई जाती है, तो ये तो रबी की नहीं है। चना जरूर है, ये तो रबी की है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें खरीफ की भी आ गई, तो ये तो आपका ऑप्शन कट हो गया। अगला देखिए, गेहूँ आपकी रबी की है, लेकिन मक्का खरीफ की है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। मक्का देखिए, मक्का हमारी खरीफ की फसल है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। धान भी खरीफ की है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत था। ऑप्शन बचा है आपका डी, चना और गेहूँ दोनों ही रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आंसर आपका सही है, ठीक है, डी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, या जान लेते हैं थोड़ा सा इन फसलों के बारे में। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें क्या होती है? रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। रबी की फसलें, इनकी बुआई कब की जाती है? ये फसलें शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन सी फसलें? रबी की फसलें, ठीक है। और खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? ये फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। कटाई कब की जाती है? ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में कौन सी काटी जाती है? रबी की काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उदाहरण देख लीजिए खरीफ की और रबी का उदाहरण। जो चना, गेहूँ, मटर, आलू, सरसों, अलसी आदि जो फसलें होती हैं ये रबी की होती हैं। और चावल, मक्का, कपास, अरहर, प्याज, मूंगफली आदि ये आपकी खरीफ की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? वो कौन सी मिट्टी है जिसमें जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बारीक बालू। तो यहाँ पर आपको मृदा बताना है, उस मिट्टी का प्रकार बताना है जिसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा चिकनी मिट्टी, ठीक है। ये ऐसी मिट्टी होती है जो अधिक से अधिक मात्रा में जल को सोख सकती है, जल को धारण कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, जियोलॉजी में किया जाता है, एनामोटी में किया जाता है। तो इनमें से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? विस्तृत रूप से हम उसमें अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में, उद्यान कृषि के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो कौन सी बुक में? तो आपका इसमें सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही है। देखिए ये रीट आर्टेट 1 से 5 7 फरवरी 2016 को पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यदि आप बागवानी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उसमें उपयोग करना चाहिए, उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी वर्मी कंपोस्ट, बागवानी के लिए जो उर्वरक उपयोगी होता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये भी आरटेट 7 फरवरी 2016 को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको ये बताना है जो काली मिट्टी होती है उसका एक और नाम है, तो वो नाम कौन सा है। खादर मिट्टी बोला जाता है, बंगर मिट्टी बोला जाता है, कचारी मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी होती है उसे एक नाम से और जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। देखिए यहाँ पर जो हमने पहले वो डिटेल में पढ़ा था उसके बारे में प्रश्न बन गया है। अब आप आसानी से सभी बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारतवर्ष में खरीफ की फसल, खरीफ ठीक है, खरीफ जो खराब हो जाती है बारिश में, बारिश अधिक होने के कारण जो खराब हो जाती है उसे खरीफ कहते हैं। खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर, नवंबर जनवरी। अब खरीफ की फसल कब काटी जाती है ये आपको बताना है, हमने पढ़ा था, तो आंसर सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न सब। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जी पॉल को, नॉर्मन बोरलॉग को, वान नील को, डॉक्टर मिशेल को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा बी, नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। अब यहाँ पर आपको ये बताना है जो हरित क्रांति शुरू की गई थी उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, किस पे देखा गया था। गेहूं में हरित क्रांति का जब प्रयोग किया गया था तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया गया था, चावल का, दाल का, तिलहन का। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया था वो गेहूं में देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पाद कहाँ होता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लाख होती है, लाख से जो चूड़े वगैरह बनाए जाते हैं वो लाख, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। तो भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है। ऐसी भूमि जो शुष्क भूमि है वो कौन सी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है ये आपको बताना है। चावल, रागी, जूट, गन्ना। तो ये जो फसल है वो होगी रागी। अब रागी क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए रागी के बारे में जान लेते हैं। ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इसमें कम हो, मतलब 20 इंच से भी कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसल के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए रागी फसल उपयुक्त है। ये अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज है। ये कहाँ पर बोया जाता था, अफ्रीका और एशिया में बोया जाता था। मोटा अनाज है ये मूल रूप से एथियोपिया
के उच्च इलाकों का पौधा है। भारत में ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाया गया है। 4000 वर्ष पहले ही ये अनाज लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जायद कृषि ऋतु तक होती है। जो जायद कृषि की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृषि जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक रबी की, खरीफ की और जायद की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जायद कृषि जो की जाती है वो कौन सी ऋतु में आपकी तक की जाती है, कौन सी ऋतु तक की जाती है ये बताना है। जून से सितंबर तक, अप्रैल से जून तक, अक्टूबर से जनवरी तक, सितंबर तक। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा जो जायद की कृषि ऋतु से कि अप्रैल से जून तक की जाती है। फिर जून जुलाई में तो आपकी खरीफ की शुरू हो जाती है, इस कारण से उसको काट लिया जाता है जून तक। चलिए इसमें बता देते हैं वापस एक बार फिर आपको, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाएगा। वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती है, ठीक है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये जायद की भी नीचे आ रहा है, इतना पढ़ लिया हमने, और जानो इसके बारे में। जो रबी की फसल है ये समय देखिए इसका अक्टूबर से जनवरी। फसल कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसलें समय देखो जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली। जायद की फसलें देखें समय मार्च से जून। फसलें कौन कौन सी? मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है, और भी होती है वो सारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हमारे देश में जो ठंडा रेगिस्तान है कौन सा है। ये सभी रेगिस्तान है, लेकिन ठंडा, बिल्कुल जो ठंडा रहता है वो रेगिस्तान कौन सा है? जैसलमेर का, लद्दाख का, मेघालय, दार्जिलिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है लद्दाख, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 28वां प्रश्न है, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपेक्सी ये कैसा ज्वालामुखी है? एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है, रॉकीज में है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, ये है एंडीज में, ठीक है, एंडीज में ये है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कोटोपेक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर ये स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप इक्वेडोर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है वो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है ये प्रशांत महासागर में सामान्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो ज्वालामुखी से जो पिघला हुआ लावा निकलता है वो ठोस हो जाता है, तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है ये आपको बताना है। आग्नेय चट्टान बनती है, ग्रेनाइट चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान बनती है या मैग्नेटाइट बनती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, जो ज्वालामुखी होता है उससे पिघले लावा से जो चट्टान बनती है वो बनती है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। सी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके
फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी हो जो वापस नहीं आएगा तो कौन सा ज्वालामुखी होता है? सिंडोरकॉन, मोरेन, लावा, विलुप्त ज्वालामुखी। तो उस ज्वालामुखी का नाम है विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, डी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थल आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यहाँ पर ये बताना है वो कौन सी स्थल आकृति का निर्माण जो हिमानी के द्वारा हुआ है। लेपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा यू आकार की घाटी। हम 132 पर पहुँच चुके हैं। इसमें हम 30 प्रश्नों को ही करेंगे क्योंकि हमने 107 से शुरू किया था। अभी हमारे 30 प्रश्न नहीं हुए, 4 और बच रहे हैं। वीडियो यदि आपको सभी जो भी हमारे मित्र हैं जितने भी लाइव देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो को लाते रहें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते रहें। अगला 133वां प्रश्न है आपका, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं कमेंट कीजिए, आप जब भी बताएंगे इसका प्रश्न गलत ही बताएंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जैसे ही ये प्रश्न आगा तो आप लगा देंगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत है। माउंट धौलागिरी, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर आपका ए होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, केटू कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा जानेंगे इसके बारे में हम, ताकि जो भी प्रश्न आपका बने गलत नहीं जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गाडविन आस्टिन, आस्टिन भी कहा जाता है। केटू को गाडविन आस्टिन भी कहा जाता है। ये चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी होती है? कभी कभी प्रश्न में ऊंचाई भी पूछ लेता है। तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये यहाँ पर जो बात हो रही है ये विश्व की हो रही, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी हिमालय की है। जो कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत में नहीं है, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बहुत जल्दी लगा देते हैं आप, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। वो गलत है। क्या आएगा? केटू आएगा। भारत में, नेपाल की बात होती है तो माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। कौन सा कथन सही है? ये नेपाल का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ये भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है। ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ये जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो आपको पता है माउंट जो एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई 8900 मीटर है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट भाग है। देखिए वापस प्रश्न बन गया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका है? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, हमने पढ़ा था अभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। देखिए ये प्रश्न कब आया? सीटेट 28 जुलाई 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर आपको ये बताना है, जो पठार होते हैं उनमें से ये सभी पठार हैं, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार किससे कहा जाता है? कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। ये आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आ चुका है। ये हमारे मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई थी 2011 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपका जो आंसर इसमें सही होगा वो होगा तिब्बत का पठार। ठीक है। एमपीटेट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जा चुका है 2011 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, हरियाणा टेट में पूछा गया है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये समुद्र तल से ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये जो समुद्र तल है उससे कितनी ऊंची है? 8,848 मीटर, 18,888 मीटर, 8,000 मीटर या 8,848 मीटर। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो 8,848 मीटर हमने पढ़ा था। ये आंसर आपका इसमें सही होगा। तो हमने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। 107 में स्टार्ट हुए थे, तो अभी कितने पे पहुँच गए हम? 137 पर पहुँच गए। तो 7 आप माइनस कर दें, तो हमने 30 प्रश्नों को देख लिया है इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।